क्लास 11th का है और भारत भौतिक पर्यावरण है, किताब है ना, किताब का नाम है। लास्ट चैप्टर है प्राकृतिक संकट और आपदाएं, उसका कारण, उसका परिणाम, उसके प्रबंध। इस चैप्टर में हम ये सारी चीजें पढ़ेंगे, बाढ़, सूखा, भूकंप, सुनामी, चक्रवात, भूस्खलन, ये सब पढ़ेंगे। ठीक है, चलिए। आपने सुनामी के बारे में पढ़ा होगा, उसके प्रकोप की तस्वीरें टेलीविजन पर देखी होंगी। आपको कश्मीर में नियंत्रण रेखा के दोनों तरफ आए भयावह भूकंप की जानकारी भी होगी। इन आपदाओं से होने वाले जान माल के नुकसान ने हमें हिलाकर रख दिया। ये परिघटनाओं के रूप में क्या है, कैसे घटती हैं, हम इनसे अपने आप को कैसे बचा सकते हैं, ये कुछ सवाल हैं जो हमारे दिमाग में आते हैं। इस अध्याय में हम इन्हीं सवालों का विश्लेषण करने की कोशिश करेंगे। परिवर्तन ही प्रकृति का नियम है। यह एक लगातार चलने वाली प्रक्रिया होती है। जो परिवर्तन है वो क्या है भाई? लगातार चलने वाली प्रक्रिया है, जो विभिन्न तत्वों, चाहे वो बड़ा हो, छोटा हो, पदार्थ हो, अपदार्थ हो, अनवरत चलती ही रहती है। हमारे प्राकृतिक और सामाजिक सांस्कृतिक पर्यावरण को प्रभावित भी करती है। ठीक है ना, याद रखना इसे। मतलब एक लगातार चलने वाली ऐसी प्रक्रिया जो विभिन्न तत्वों, चाहे वो बड़ा हो, छोटा हो, पदार्थ या कुछ भी हो सकता है, अनवरत चलता ही रहता है, वो परिवर्तन है। इससे हमारे सामाजिक सांस्कृतिक परिवेश में भी बदलाव आता है, वो हमारे सामाजिक सांस्कृतिक परिवेश को भी प्रभावित करता है ना। ये प्रक्रिया हर जगह व्याप्त है, परंतु इसके परिणाम, सघनता, पैमाने में अंतर होता है। सब जगह उपस्थित तो है, लेकिन इनकी प्रक्रियाओं में अंतर देखने को मिलता है। इनके परिणाम, इनकी सघनता, इनके पैमाने में भी अंतर देखने को मिल जाता है ना। आपको इससे पहले जो चैप्टर पढ़ाए थे उसमें हमने क्या बताया था? अपरदन, अपक्षय, अपरदन और निक्षेपण, ये तीनों प्रक्रियाएं बराबर से चलती रहती है ना। लेकिन हमने ये सब जगह होता है, कहीं ऐसा नहीं कि जहां ना हो, लेकिन निर्भर अब उसमें उसके परिणाम अलग हो सकते हैं, उनकी सघनता भी अलग हो सकती है, और उनके जो पैमाने होते हैं वो भी अलग हो सकते हैं। हमने आपको बताया, अगर आप तीव्र ढाल वाली जगह पर देखते हैं तो वहां पे अपरदन क्रिया आपको तेज नजर आएगी। मैदानी क्षेत्र में देखेंगे तो अपरदन क्रिया थोड़ी सी कम नजर आती है, धीमी नजर आती है, लेकिन होती जरूर है ना। ये हमने आपको पहले बता रखा है। तो प्रक्रिया सब जगह तो व्याप्त होती है, लेकिन परिणाम, सघनता, पैमाने में अंतर होता है। ये बदलाव धीमी गति से भी आ सकते हैं, जैसे स्थलाकृतियों और जीवों में। ये बदलाव तेज गति से भी आ सकते हैं, ज्वालामुखी विस्फोट, सुनामी, भूकंप, तूफान। जो ये परिवर्तन है आपका, जो बदलाव आप देखते हैं, ये दो तरीके का होता है। एक धीमी प्रक्रिया होती है जो निरंतर चलती रहती है, एक तीव्र प्रक्रिया होती है जो कभी कभार आती है, और जब कभी कभार आती है तो बढ़िया से हिला के रख देती है। और जो धीरे धीरे चलती है वो कैसी होती है? वो उससे उसका कोई प्रभाव कोई नहीं देख पाता है, क्या हो रहा है क्या नहीं, उसको आदमी को पता तक नहीं चलता है। लेकिन वो प्रक्रिया रोज होती, रोज हर क्षण होती रहती, 24/7। तो तीव्र गति से भी आता है और धीमी गति से भी आता है। धीमी गति से जो आएगा वो जीवों में परिवर्तन देखने को मिल जाएगा, स्थलाकृतियों में परिवर्तन देखने को मिल जाएगा, है ना। अपक्षय, अपरदन, निक्षेपण की जो प्रक्रिया है, ये एक धीमा प्रोसेस है, धीमी प्रक्रिया है। जो भूकंप, सुनामी, ज्वालामुखी, ये सब है, ये एकाएक की प्रक्रिया है, तीव्र प्रक्रिया है ना। ये जब भी आती है फिर समझ लो कि, तो याद रखना। इसी प्रकार इसका प्रभाव छोटे क्षेत्र तक सीमित हो सकता है, जैसे छोटे क्षेत्र तक भी सीमित हो सकता है, आंधी आ जाए, कर्कापात हो जाए, टॉर्नेडो, और इतना व्यापक भी हो सकता है जैसे भूमंडलीय उष्मीकरण हो जाए, ओजोन परत का ह्रास हो जाए। इसके अलावा परिवर्तन का विभिन्न लोगों के लिए भिन्न भिन्न अर्थ भी होता है। इनको समझने की कोशिश करने वाले व्यक्ति के दृष्टिकोण पर निर्भर करता है। परिवर्तन का विभिन्न लोगों के लिए भिन्न भिन्न अर्थ होता है, समझने की कोशिश करने वाले व्यक्ति के दृष्टिकोण पर निर्भर करता है। प्रकृति के दृष्टिकोण से परिवर्तन मूल्य तटस्थ होता है। प्रकृति के दृष्टिकोण से जो परिवर्तन होता है वो मूल्य तटस्थ होता है। मूल्य तटस्थ होने का क्या मतलब? यहाँ पे ना अच्छा होता है और ना बुरा होता है भाई, परंतु मानव दृष्टिकोण से परिवर्तन मूल्य बोझिल होता है। कुछ परिवर्तन अपेक्षित और अच्छे होते हैं, जैसे ऋतुओं में परिवर्तन हो जाए, फलों का पकना। लेकिन कुछ परिवर्तन अनपेक्षित भी होते हैं और बुरे भी होते हैं, जैसे भूकंप आ जाए, बाढ़ आ जाए, युद्ध हो जाए। ठीक है ना। अब अपेक्षित और अच्छे जो परिवर्तन होते हैं वो क्या होते हैं, वो भी आपको पता होना चाहिए। अनपेक्षित और बुरे कौन से होते हैं वो भी आपको पता होना चाहिए। आप अपने पर्यावरण का परीक्षण करें, उन परिवर्तनों की सूची तैयार करें जो दीर्घकालीन है और उनकी भी जो अल्पकालीन। क्या आप जानते हैं कि क्यों कुछ बदलाव अच्छे समझे जाते हैं और दूसरे बुरे? उन बदलावों की सूची बनाएं जो आप हर रोज अनुभव करते हैं। कारण बताएं कि क्यों इनमें से कुछ अच्छे और दूसरे बुरे माने जाते हैं। इस अध्याय में हम कुछ ऐसे परिवर्तन को समझने की कोशिश करेंगे जो बुरे माने जाते हैं और जो बहुत लंबे समय से मानव को भयभीत किए हुए। सामान्यतः आपदा और विशेष रूप से प्राकृतिक आपदाओं से मानव हमेशा भयभीत रहा है।
ठीक है। आपदा क्या होती है? आपदा प्रायः एक अनपेक्षित घटना होती है। अनपेक्षित घटना है, ऐसी ताकतों द्वारा घटित हो रही है जो मानव के नियंत्रण में नहीं है। ये थोड़े समय में और बिना चेतावनी के घटित होते, जिसकी वजह से मानव जीवन के क्रियाकलाप अवरुद्ध होते हैं और बड़े पैमाने पर जान माल का नुकसान पहुंचाते हैं। अतः इससे निपटने के लिए हमें सामान्यतः दी जाने वाली वैधानिक आपातकालीन सेवाओं की अपेक्षा अधिक प्रयत्न करने पड़ते हैं। आपदा एक अनपेक्षित घटना है जिस पर हमारा कोई नियंत्रण नहीं है ना? ये बोल सकते हैं हम। सर, आपदा दो प्रकार के होते हैं ना, ज्वालामुखी पे ज्वालामुखी पे आपका नियंत्रण नहीं है, आना है तो आएगी। भूकंप पे नियंत्रण है, हाँ आप बचाव कर सकते हैं, है ना, उसके लिए उपाय खोज सकते हैं, तत्कालीन उपाय सोच सकते हैं, लेकिन इनको आप खत्म नहीं कर सकते। ऐसे एक प्रक्रिया है जो होगी, अच्छे खासे मात्रा में ये नुकसान भी करते हैं। तो आपदा एक अनपेक्षित घटना है जो ऐसी ताकतों से घटित होती है जो मानव के नियंत्रण में नहीं है, बिना चेतावनी के आती है, थोड़े समय में आती है। लंबे समय तक भौगोलिक साहित्य में आपदाओं को प्राकृतिक बलों का परिणाम माना जाता रहा, मानव को इन अबोध और असहाय शिकार। परंतु प्राकृतिक बल की आपदाओं के एकमात्र कारक नहीं। आपदाओं की उत्पत्ति का संबंध मानव क्रियाकलापों से भी है। कुछ मानवीय गतिविधियां तो सीधे रूप से इन आपदाओं के लिए उत्तरदायी हैं। कुछ मानवीय गतिविधियां जैसे भोपाल गैस त्रासदी, चेरनोबिल नाभिकीय आपदा, ये आए हुए पेपर में है, युद्ध, सीएफसी क्लोरोफ्लोरोकार्बन गैसें वायुमंडल में छोड़ना, ग्रीन हाउस गैसें, ध्वनि, वायु, जल, मिट्टी संबंधी पर्यावरण प्रदूषण, ये सब आपदा के उदाहरण हैं। कुछ मानवीय गतिविधियां परोक्ष रूप से भी आपदाओं को बढ़ावा देती हैं। तो मानवीय जो क्रियाकलाप हैं वो सीधे रूप से इन आपदाओं के लिए उत्तरदायी हैं। जो सीधे रूप से उत्तरदायी हैं वो सब उसके उदाहरण ये हैं। जो परोक्ष रूप से आपदाओं को बढ़ावा देती हैं उसमें वनों को काटने की वजह से भूस्खलन होता है, बाढ़ आता है, भंगुर जमीन पर निर्माण कार्य, अवैज्ञानिक भूमि उपयोग, इसका कुछ उदाहरण है। ये परोक्ष रूप से मानवीय गतिविधियां उत्तरदायी हैं, लेकिन सीधे तौर पे मानवीय गतिविधियां जो उत्तरदायी हैं आपदाओं के लिए, उसमें ये सारी चीजें हम देख सकते हैं। ठीक है। क्या आप अपने पड़ोस या विद्यालय के आसपास चल रही गतिविधियों की पहचान कर सकते हैं जिनकी वजह से भविष्य में आपदाएं आ सकती? क्या आप इनसे बचाव के लिए सुझाव दे सकते हैं? ये सर्वमान्य है कि पिछले कुछ सालों से मानवकृत आपदाओं की संख्या और परिणाम दोनों में वृद्धि हुई है और कई स्तर पर ऐसी घटनाओं से बचने के भरसक प्रयत्न किए जा रहे हैं। यद्यपि इस संदर्भ में अब तक सफलता नाम मात्र ही हाथ लगी, परंतु इन मानवकृत आपदाओं में से कुछ का निवारण संभव है। इसके विपरीत प्राकृतिक आपदाओं पर रोक लगाने की संभावना बहुत कम है। इसलिए सबसे अच्छा तरीका है इनके असर को कम किया जा सके, इनका प्रबंध किया जा सके। ठीक है ना? मतलब इन पर रोक लगाने की संभावना बहुत कम है जो प्राकृतिक आपदाएं हैं, लेकिन हम उसको कम कर सकते हैं, उनके असर को कम कर सकते हैं, उनका प्रबंध भी कर सकते हैं कुछ उपाय अपनाकर। इस दिशा में विभिन्न स्तरों पर कई प्रकार के ठोस कदम उठाए, जिनमें भारतीय राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन संस्थान की स्थापना कब हुई भाई? 1993 रियो डी जेनेरो, ब्राजील में भू शिखर सम्मेलन, मई 1994 योकोहामा, जापान में आपदा प्रबंधन पर विश्व संगोष्ठी, ये सारी चीजें प्रयास हुए हैं। सब विभिन्न स्तरों पर इस दिशा में उठाए जाने वाले ठोस कदम हैं। प्राय देखा गया है कि विद्वान आपदा और प्राकृतिक संकट शब्दों का इस्तेमाल एक दूसरे की जगह कर लेते हैं। ये दोनों एक दूसरे से संबंधित हैं, लेकिन फिर भी इनमें अंतर है, इसलिए इन दोनों में भेद करना जरूरी है। प्राकृतिक संकट क्या है? प्राकृतिक पर्यावरण में हालात के वे तत्व हैं जिनसे धन जन दोनों को नुकसान पहुंचने की संभाव्यता होती है। ये प्राकृतिक संकट है, बहुत तीव्र हो सकते हैं या पर्यावरण विशेष के स्थायी पक्ष, जैसे महासागरीय धाराएं हैं, हिमालय में तीव्र ढाल है, अस्थिर संरचनात्मक आकृतियां हैं, या रेगिस्तान हिमाच्छादित क्षेत्रों में विषम जलवायु दशाएं होती हैं। ये आपकी प्राकृतिक संकट है। आपके प्राकृतिक संकट की तुलना में अगर प्राकृतिक आपदाओं को देखा जाए तो अपेक्षाकृत ये तीव्रता से घटित होते हैं। बड़े पैमाने पर ये धन जन की हानि करते हैं, सामाजिक तंत्र और जीवन को छिन्न भिन्न कर देते हैं। जो आपदाएं होती हैं उन पर लोगों का बहुत कम या कुछ भी नियंत्रण नहीं होता है। संकट का हम उपाय कर सकते हैं, संकट पर हम नियंत्रण भी स्थापित कर सकते हैं, लेकिन आपदाओं पर नियंत्रण नहीं हो सकता है। लेकिन एक चीज और याद रखना, दोनों में जनधन की हानि होती है, यह बात भी याद रखना है। ठीक है ना? लेकिन आपदाओं में सामाजिक तंत्र और जीवन छिन्न भिन्न भी होता है। बात समझ में आई? सामान्यतः प्राकृतिक आपदाएं संसार भर के लोगों को व्यापकीकृत जनरलाइज्ड अनुभव होते हैं, और वे दो आपदाएं ना तो समान होती, ना उनमें आपस में तुलना की जा सकती है। मतलब जो आपदाएं होती हैं, दो आपदाएं अगर हैं तो उनकी ना तो तुलना कर सकते हैं और ना ही हम उनके बारे में ये बोल सकते हैं कि दोनों एक जैसी हैं।
मतलब ना तो दोनों में समानता नजर आएगी, दोनों दो आपदाओं में ना तो समानता है, ना ही हम उनमें अंतर कर सकते हैं, ना तो तुलना कर सकते हैं। प्रत्येक आपदा अपने नियंत्रणकारी सामाजिक पर्यावरणीय घटकों, सामाजिक अनुक्रिया जो यह उत्पन्न करते हैं, जिस ढंग से प्रत्येक सामाजिक वर्ग इससे निपटता है वो अद्वितीय होती है। ऊपर व्यक्त विचार 3 महत्वपूर्ण चीजों को इंगित करता है। पहला क्या है? पहला है कि प्राकृतिक आपदा के परिणाम गहनता, बारंबारता और इसके द्वारा किए गए नुकसान समयांतर पर बढ़ते जा रहे हैं, पहली चीज। दूसरी यह है कि संसार के लोगों में इन आपदाओं द्वारा पैदा किए हुए भय के प्रति चिंता बढ़ रही है और इनसे जान माल की क्षति को कम करने का रास्ता ढूंढने का प्रयत्न कर रहे हैं। साथ ही साथ अंततः प्राकृतिक आपदा के प्रारूप में समयांतर पर महत्वपूर्ण परिवर्तन आया है। प्राकृतिक आपदाओं और संकटों के अवगम में परिवर्तन भी आया है। पहले प्राकृतिक आपदाएं और संकट दो परस्पर अंतर संबंधी परिघटनाएं समझी जाती थी। मतलब जिन क्षेत्रों में प्राकृतिक संकट आते थे वे आपदाओं के द्वारा भी सुभेद्य थे। मतलब उस समय मानव पारिस्थितिक तंत्र के साथ ज्यादा छेड़छाड़ नहीं करता था, उस समय की बात थी, इसलिए इन आपदाओं से नुकसान कम होता था। तकनीकी विकास ने मानव को पर्यावरण को प्रभावित करने की बहुत सारी क्षमता प्रदान कर दी और परिणाम ये हुआ कि मनुष्य ने आपदा के खतरे वाले क्षेत्रों में गहन क्रियाकलाप शुरू कर दिया और इस प्रकार आपदाओं की सुभेद्यता को बढ़ा दिया है। जो पहले का समय था, क्योंकि ज्यादा छेड़छाड़ नहीं करते थे प्रकृति के साथ, तो उतनी सारी आपदा नहीं आती थी और इतनी भयानक स्थिति भी नहीं होती थी। आज के समय में छेड़छाड़ अच्छी खासी हो रही है, हम तकनीक का यूज कर रहे हैं जिसकी वजह से हम उसको इन आपदाओं में को बढ़ावा दे रहे हैं। आपदाएं जो है आज के समय में उनका नुकसान का दायरा भी बढ़ गया है, उनके द्वारा किए गए नुकसान का दायरा। अधिकांश नदियों के बाढ़ मैदानों में भू उपयोग, भूमि की कीमतों के कारण तत्वों पर बड़े नगरों, बंदरगाहों जैसे मुंबई, चेन्नई के विकास ने इन क्षेत्रों को चक्रवात प्रबंधन, सुनामी आदि के लिए सुभेद्य बना दिया। इन प्रेक्षणों की पुष्टि सारणी 7.1 में दिए गए आंकड़ों से भी हो सकती है, जो पिछले 60 वर्षों में 12 गंभीर प्राकृतिक आपदाओं से विभिन्न देशों में मरने वालों के परिणाम दर्शाता है। इस सारणी से स्पष्ट है कि प्राकृतिक आपदाओं ने विस्तृत रूप से जन और धन की हानि की है। इस स्थिति से निपटने के लिए भरसक प्रयत्न किए जा रहे हैं। यह भी महसूस किया जा रहा है प्राकृतिक आपदा द्वारा पहुंचाई गई क्षति के परिणाम भूमंडलीय प्रतिघात है और अकेले किसी राष्ट्र में इतनी क्षमता नहीं कि वह इन्हें सहन कर पाए। तो 1989 में संयुक्त राष्ट्र सामान्य असेंबली में इस मुद्दे को उठाया गया था और 1994 में जापान के याकोहामा नगर में आपदा प्रबंधन की विश्व कॉन्फ्रेंस में इसे औपचारिकता भी प्रदान की गई। मतलब यहाँ पे ये याद रखिए, 1994 में जापान के याकोहामा में एक बैठक हुई आपदा प्रबंधन से संबंधित, जो विश्व कॉन्फ्रेंस हुआ और उसमें क्या किया गया, ये जो आपदा प्रबंधन आपदाएं हैं, प्राकृतिक आपदाएं, इनको औपचारिकता प्रदान की गई। यही बाद में क्या बना, याकोहामा रणनीति तथा अधिक सुरक्षित संसार के लिए कार्य योजना। तो एक प्रश्न का तरीका यह भी हो सकता है, याकोहामा रणनीति किससे संबंधित है? याकोहामा के 12 निम्न तत्वों पर विचार करके सही उत्तर का चयन करें, है ना। याकोहामा रणनीति के बारे में सही कथन बताएं, ऐसे कुछ करके प्रश्न हो सकते हैं। प्राकृतिक आपदाओं का वर्गीकरण, विश्व भर में लोग विभिन्न प्रकार की आपदाओं को अनुभव करते हैं, उनका सामना करते हैं, उन्हें सहन करते हैं। अब लोग इसके बारे में जागरूक हैं, इससे होने वाले नुकसान को कम करने की चेष्टा में कार्यरत हैं। इनके प्रभाव कम करने विभिन्न स्तरों पर विभिन्न कदम उठाए जा रहे हैं। ठीक है, ये यहाँ पे इन्होंने कुछ आंकड़े दे रखे हैं 1948 से अभी तक जो प्राकृतिक आपदाएं हुई हैं उनके बारे में बताया गया है और ये आपदाएं बताई गई, इनका वर्गीकरण हुआ है। अब देखिए, वायुमंडलीय प्राकृतिक आपदा कौन सी है, भौमिक प्राकृतिक आपदा कौन कौन सी है, जलीय, जैविक। वायुमंडलीय प्राकृतिक आपदा कौन कौन सी, बर्फानी तूफान, तड़ित झंझा, तड़ित टार्नेडो, उष्णकटिबंधीय चक्रवात, सूखा, कर्कपात, पाला, लू, शीतलहर, वायुमंडलीय है। भौमिक क्या है, भूकंप है, ज्वालामुखी, भूस्खलन, हिमघाव, अवतरण, मृदा अपरदन है। जलीय में देखें तो बाढ़ आ जाएगा, ज्वार आ जाएगा, महासागर धारा, तूफान, महोर्मी है, सुनामी आ जाएगी। जैविक में देखेंगे तो पौधे, जानवर, उपनिवेशक के रूप में टिड्डियां इत्यादि, कीट, ग्रसन, फफूंद, बैक्टीरिया, वायरल संक्रमण, बर्ड फ्लू, डेंगू, ये सब इसमें आ जाएंगे जैविक वाले में। प्राकृतिक आपदा न्यूनीकरण का अंतरराष्ट्रीय दशक, याकोहामा रणनीति सुरक्षित संसार के लिए कार्य योजना। प्राकृतिक आपदा न्यूनीकरण का अंतरराष्ट्रीय दशक, याकोहामा रणनीति सुरक्षित संसार के लिए कार्य योजना। संयुक्त राष्ट्र के सभी सदस्य देश, अन्य देशों की एक बैठक, प्राकृतिक आपदा न्यूनीकरण विश्व कॉन्फ्रेंस 23 से 27 मई 1994 को याकोहामा नगर में हुई। स्वीकार किया गया कि पिछले कुछ वर्षों में प्राकृतिक आपदाओं के कारण मानव जीवन आर्थिक क्षति अधिक हुई है, समाज समानता प्राकृतिक आपदाओं के लिए सुभेद हो गया है। यह भी स्वीकार किया गया। तो स्वीकार क्या किया गया कि आपदाएं विशेषता विकासशील देशों के गरीबों और साधनहीन समुदायों को अधिक प्रभावित करती है। ये भी इसमें स्वीकार किया गया, क्योंकि ये देश इनका मुकाबला करने के लिए तैयार नहीं। इसलिए इस बैठक में एक दशक और उसके बाद भी इन आपदाओं से होने वाली क्षति को कम करने की रणनीति याकोहामा रणनीति के नाम से अपनाई गई। विश्व बैठक में प्राकृतिक आपदा न्यूनीकरण के पारित प्रस्ताव निम्नलिखित हैं। कौन कौन से प्रस्ताव रहे? ये दर्ज होगा कि हर देश की प्रमुख जिम्मेदारी है कि वह प्राकृतिक आपदा से अपने नागरिकों की रक्षा करे, पहली चीज। दूसरी चीज, विकासशील देश, विशेष रूप से सबसे कम विकसित और चारों ओर से भूवृद्ध देशों, छोटे द्वीपीय विकासशील देशों पर अग्रता पूर्वक ध्यान देगा।
तीसरा, जहां भी ठीक समझा जाएगा वहां आपदा से बचाव, निवारण, तैयारी के लिए राष्ट्रीय स्तर पर कानून बनाकर क्षमता और सामर्थ्य का विकास करेगा तथा इस कार्य में स्वैच्छिक संगठनों तथा स्थानीय समुदायों को संगठित किया जाना चाहिए। ये तीसरा इसका प्रस्ताव रहा जो पारित हुआ। चौथा, उप क्षेत्रीय क्षेत्रीय अंतर्राष्ट्रीय सहयोग द्वारा उन कार्यों को बढ़ावा तथा मजबूती देगा जिनसे प्राकृतिक तथा दूसरी आपदाओं को रोका अथवा कम किया जा सके या फिर उसका निवारण किया जा सके। इस प्रक्रिया में कुछ चीजों पर विशेष बल दिया गया, जैसे मानव तथा संस्थागत क्षमता निर्माण, सशक्तिकरण पर बल दिया गया, तकनीकों में भागीदारी, सूचना का एकत्रण, प्रकीर्णन और उपयोग, तीसरा संसाधनों का संग्रह करना। ठीक है, ये तीन इस उप क्षेत्रीय क्षेत्रीय अंतर्राष्ट्रीय सहयोग द्वारा इस पर बल दिया गया, इन तीनों पर। 99-2000 को आपदा न्यूनीकरण का अंतर्राष्ट्रीय दशक भी घोषित किया गया। भारत उन देशों में जहां सारणी 7.2 में दी गई सभी प्राकृतिक आपदाएं घटित हो चुकी। इन आपदाओं की वजह से भारत में हर वर्ष हजारों लोगों की जान जाती है, करोड़ों रुपए का माली नुकसान भी होता है। आगे भारत में सबसे नुकसानदेह प्राकृतिक आपदाओं का वर्णन किया गया है। अब यहाँ से भारत में प्राकृतिक आपदाएं, जैसे कि पहले के अध्याय में वर्णन किया गया है, भारत एक प्राकृतिक, सामाजिक, सांस्कृतिक विविधताओं वाला देश है। बृहद भौगोलिक आकार, पर्यावरणीय विविधता, सांस्कृतिक बहुलता का भारत को भारतीय उपमहाद्वीप और अनेकता में एकता वाली धरती के नाम से जाना जाता है। भारत को भारतीय उपमहाद्वीप की संज्ञा क्यों दी जाती है? क्योंकि यहाँ पर इसका आकार बहुत बड़ा है, पर्यावरणीय विविधता भी यहाँ पर देखने को मिलती है, सांस्कृतिक बहुलता भी यहाँ पर देखने को मिलती है। ठीक है, इस वजह से भारत को भारतीय उपमहाद्वीप कहा जाता है। ठीक है, ये बात हमें याद रखनी है। ठीक है ना। बृहद आकार, प्राकृतिक परिस्थितियों में विभिन्नता, लंबे समय तक उपनिवेशन, अभी भी जारी सामाजिक भेदमूलन, बहुत अधिक जनसंख्या के कारण भारत की प्राकृतिक आपदाओं द्वारा सुभेद्यता को बढ़ा दिया है। इन प्रेक्षणों को भारत की कुछ मुख्य प्राकृतिक आपदाओं के वर्णन द्वारा स्पष्ट किया जा सकता है। जैसे बात करेंगे भूकंप की। भूकंप सबसे ज्यादा अपूर्व, सूचनीय और विध्वंसक प्राकृतिक आपदा है। ये लाइन आपको याद रखनी चाहिए। आपने पहले ही अपनी पुस्तक प्राकृतिक भूगोल के सिद्धांत, वही भौतिक भूगोल के मूल सिद्धांत वाला जो है उसी बात कर रहे हैं, में भूकंपों के कारण के बारे में पढ़ा है। भूकंपों की उत्पत्ति विवर्तनिकी से संबंधित है, याद रखना इसे। ये विध्वंसक है, विस्तृत क्षेत्र को प्रभावित करते हैं। कि भूकंप का सेंटर कहाँ रहा है, एपिसेंटर कहाँ रहा है, तो भूकंप का उत्पत्ति केंद्र कहाँ रहा है, तो वो उत्पत्ति केंद्र रहा है पाकिस्तान में, सुलेमान पहाड़ी, और उसका झटका महसूस करते हैं दिल्ली तक, यूपी तक, बिहार तक महसूस होता है। नेपाल में या तिब्बत के क्षेत्र में रहता है तो उसका झटका हम सब, यूपी बिहार छोड़ दीजिए, आप मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ में भी, बंगाल उड़ीसा तक भी आप देख सकते हैं। ठीक है, मतलब लंबा चौड़ा एरिया कवर करता है। भूकंप पृथ्वी की ऊपरी सतह में विवर्तनिक गतिविधियों से निकली ऊर्जा से पैदा होती है। भूकंप क्या है? पृथ्वी की ऊपरी सतह में विवर्तनिक गतिविधियों से निकली ऊर्जा से पैदा होती है। पृथ्वी के सतह पर ही पैदा होती है विवर्तनिक गतिविधियों, मतलब जो भूकंप है वो विवर्तनिक गतिविधियों का परिणाम होता है। भूकंप पृथ्वी की सतह पर उपस्थित विवर्तनिक गतिविधियों का परिणाम है। इसकी तुलना में ज्वालामुखी विस्फोट, चट्टान गिरना, भूस्खलन, जमीन का अवतरण मतलब धंसना, विशेषकर खदान वाले क्षेत्र में जमीनें धंसती हैं, बांध जलाशय का बैठना इत्यादि से आने वाला भूकंप कम क्षेत्र को प्रभावित करता है और नुकसान भी कम पहुंचाता है। जैसे कि इस पुस्तक के अध्याय 2 में पहले भी वर्णन किया गया है, इंडियन प्लेट प्रति वर्ष उत्तर पूर्व दिशा में 1 सेंटीमीटर खिसक रही है। कहां पर खिसक रही है? उत्तर और उत्तर पूर्व दिशा में, जैसा कि पहले भी हुआ है। ऑस्ट्रेलियन प्लेट के टूटने के बाद भारतीय प्लेट उत्तर और उत्तर पूर्व दिशा की ओर बढ़ी है। आज भी वो खिसक रही, परंतु उत्तर में स्थित यूरेशियन प्लेट इसके लिए अवरोध पैदा करती है। यूरेशियन प्लेट स्थिर है। यूरेशियन प्लेट का एक दूसरा नाम है अंगारा लैंड। अंगारा लैंड एक दूसरा नाम इसका है। अवरोध पैदा करती, परिणाम स्वरूप इन प्लेटों के किनारे लॉक हो जाते हैं और कई स्थानों पर लगातार ऊर्जा संग्रह होता रहता है। अधिक मात्रा में ऊर्जा संग्रह से तनाव बढ़ता है और दोनों प्लेटों के बीच लॉक टूट जाते हैं और एक ऊर्जा मोचन से हिमालय के चाप के साथ भूकंप आ जाता है। मतलब यहाँ पे कहने का है कि यूरेशियन प्लेट क्योंकि एक जगह स्थिर है, इंडियन प्लेट ही खिसक रही है, अब दोनों किनारे जो होते हैं एक लॉक की तरह काम करते हैं। अब इसका मतलब यह नहीं है कि खिसकना रुक गया होगा, ऊर्जा इकट्ठा होती रहती है, दोनों प्लेटों के लॉक टूट जाते हैं, एक ऊर्जा मोचन हिमालय के चाप के साथ भूकंप आ जाता है। इससे प्रभावित मुख्य केंद्र शासित प्रदेश राज्यों में जम्मू कश्मीर, लद्दाख, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, सिक्किम, पश्चिम बंगाल का दार्जिलिंग उपमंडल, उत्तर पूर्व के 7 राज्य शामिल। इससे जो प्रभावित होंगे वो ये सारे एरियाज होंगे, सारे क्षेत्र ये होंगे इससे प्रभावित।
इन क्षेत्रों के अलावा मध्य पश्चिमी क्षेत्र विशेषकर गुजरात, महाराष्ट्र 67 और 93 में कुछ प्रचंड भूकंप आए हैं। लंबे समय तक भूवैज्ञानिक प्रायद्वीपीय पठार, जो कि सबसे पुराना स्थिर और प्रौढ़ भूभाग है, पर आए इन भूकंपों की व्याख्या करने में कठिनाई महसूस करते हैं। कुछ समय पहले भूवैज्ञानिकों ने एक नया सिद्धांत प्रतिपादित किया, जिसके अनुसार लातूर, ओस्मानाबाद, महाराष्ट्र के नजदीक भीमा कृष्णा नदी के साथ साथ एक भ्रंश रेखा विकसित हुई है। ऐसा भूवैज्ञानिकों ने एक आंकड़ा लगाया है। इसके साथ ऊर्जा संग्रह होता है, इसकी विमुक्ति भूकंप का कारण बनती है। मतलब ऊर्जा संग्रह की विमुक्ति जब होती है, ऊर्जा की विमुक्ति होती है, वो कारण बन जाती है, विमुक्ति भूकंप का कारण बन जाती है। इस सिद्धांत के अनुसार संभवतः इंडियन प्लेट टूट रही है। राष्ट्रीय भौतिकी प्रयोगशाला, भारतीय भूगर्भीय सर्वेक्षण, मौसम विज्ञान विभाग, भारत सरकार और इनके साथ कुछ समय पूर्व बने राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन संस्थान ने भारत में आए 1200 भूकंपों का गहन विश्लेषण किया। भारत को 5 भूकंपीय क्षेत्रों में बांटा है। 5 प्रकार कौन कौन से? 5 जोन में बांटे गए। ये 5 जोन आपको पता होने चाहिए। अधिक क्षति जोखिम क्षेत्र, अधिक क्षति जोखिम क्षेत्र, मध्यम क्षति जोखिम क्षेत्र, निम्न क्षति, अति निम्न क्षति जोखिम क्षेत्र। इनमें से पहले 2 क्षेत्रों में भारत के सबसे प्रचंड भूकंप अनुभव किए गए हैं। सबसे प्रचंड भूकंप अनुभव पहले 2 वाले में किए गए, इन दोनों में। जैसे कि मानचित्र 7.2 में दिखाया गया है, भूकंप सुभेद्य क्षेत्रों में, भूकंप सुभेद्य क्षेत्र में कौन कौन आते हैं? उत्तर पूर्वी प्रांत आते हैं, दरभंगा से उत्तर में स्थित क्षेत्र आते हैं, अररिया जो बिहार में है, भारत नेपाल सीमा के साथ लगा हुआ एरिया है, ये आता है, उत्तराखंड आता है, पश्चिमी हिमालय प्रदेश जो धर्मशाला के चारों ओर वाला एरिया, कश्मीर घाटी, कच्छ, ये सब इसमें शामिल है। किसमें? भूकंप सुभेद्य क्षेत्र में। ये अति अधिक क्षति जोखिम क्षेत्र का हिस्सा है। जम्मू कश्मीर, लद्दाख, हिमाचल प्रदेश के बचे हुए भाग, उत्तरी पंजाब, हरियाणा का पूर्वी भाग, दिल्ली, पश्चिमी उत्तर प्रदेश, उत्तर बिहार अधिक क्षति जोखिम क्षेत्र में आते हैं। तो अधिक क्षति जोखिम क्षेत्र में, अति अधिक क्षति जोखिम क्षेत्र में कौन कौन से क्षेत्र शामिल हैं, ये आपको पता होना चाहिए। इनको आप ऐसे भी कर सकते हैं, पहला नंबर, दूसरा नंबर, तीसरा नंबर, चौथा नंबर, 5वां नंबर। ठीक है। देश के बचे हुए भाग मध्य और निम्न जोखिम क्षेत्र में हैं। भूकंप से सुरक्षित समझे जाने वाले क्षेत्रों का सबसे बड़ा हिस्सा कहां पे मिलेगा आपको? दक्कन के पठार के स्थिर भूभाग पर पड़ता है। जो दक्कन का पठार है सबसे स्थिर भाग है ना, मेज के आकार में है, सबसे स्थिर है। भूकंप के सामाजिक और पर्यावरणीय परिणाम क्या निकलते हैं? भूकंप के साथ भय जुड़ा है, क्योंकि इससे बड़े पैमाने पर और बहुत तीव्रता के साथ भूतल पर विनाश होता है। अधिक जनसंख्या घनत्व वाले क्षेत्रों में तो यह आपदा कहर बरसाती है। ये न सिर्फ बस्तियों, बुनियादी ढांचे, परिवहन, संचार व्यवस्था, उद्योग, अन्य विकासशील क्रियाओं को ध्वस्त करता है, बल्कि लोगों के पीढ़ियों से संचित पदार्थ, सामाजिक सांस्कृतिक विरासत को भी नष्ट कर देता है। ये लोगों को बेघर कर देता है। इससे विकासशील देशों की कमजोर अर्थव्यवस्था पर गहरी चोट पहुंचती है। सर एक बार रिपीट कीजिए ना। सामाजिक पर्यावरणीय परिणाम क्या है? भूकंप के साथ भय जुड़ा हुआ है भाई, लोगों की पीढ़ियां, इसमें यह लोगों को बेघर भी करता है, विकासशील देशों कमजोर अर्थव्यवस्था पर गहरी चोट पहुंचती है इससे। ठीक है। पहले में कौन कौन सा आता है? अति अधिक जोखिम क्षेत्र में मैप में आप देखें तो नॉर्थ ईस्ट के सातों राज्य आते हैं। बिहार का जो नेपाल से सटा हुआ एरिया है वो उसमें शामिल है। उत्तराखंड का जो चीन और नेपाल से सटा हुआ क्षेत्र है वो उसमें शामिल है। जम्मू कश्मीर, थोड़ा सा पंजाब का भी एरिया आता है, और फिर उसके बाद गुजरात का भी शामिल है थोड़ा बहुत क्षेत्र। अधिक क्षति जोखिम वाले क्षेत्र में जो कि जिसमें आता है जम्मू कश्मीर है, लद्दाख है, पंजाब हरियाणा भी है, पश्चिमी उत्तर प्रदेश भी है, बिहार का भी एरिया आएगा, नेपाल से लगा हुआ बिहार और यूपी का एरिया आता ही आता है। गुजरात और राजस्थान का भी थोड़ा बहुत क्षेत्र इसमें शामिल है। सिक्किम के साथ साथ पश्चिम बंगाल का जो दार्जिलिंग वाला एरिया है वो भी आता है इसमें। ठीक है। तीसरे में मध्यम क्षति जोखिम वाला एरिया। मध्यम क्षति जोखिम वाले में कौन कौन आएंगे? उसमें भी पंजाब का है, थोड़ा बहुत हरियाणा का भी क्षेत्र है, यूपी बिहार का भी क्षेत्र आता है, झारखंड भी है उसमें, मध्य प्रदेश है, राजस्थान गुजरात का भी क्षेत्र है, महाराष्ट्र का एरिया है, आंध्र प्रदेश तेलंगाना छत्तीसगढ़ का भी थोड़ा बहुत क्षेत्र आ जाता है, केरला का भी क्षेत्र इसमें शामिल होता है। ठीक है। और निम्न क्षति वाले जो हैं, निम्न क्षति जोखिम क्षेत्र वाले जो हैं, जहाँ पे इसमें आपको कौन सा क्षेत्र मिलेगा? इसमें लगभग क्षेत्र राजस्थान भी इसमें शामिल है, यूपी का भी एरिया आता है, बिहार झारखंड का भी क्षेत्र है, छत्तीसगढ़ मध्य प्रदेश महाराष्ट्र कर्नाटक आंध्र प्रदेश तेलंगाना तमिलनाडु का भी क्षेत्र उसी में आता है। लेकिन कुछ क्षेत्र ऐसे हैं जो अति निम्न जोखिम क्षेत्र में शामिल हैं। जैसे आप मध्य प्रदेश राजस्थान का भी क्षेत्र है उसमें शामिल। ठीक है। थोड़ा बहुत महाराष्ट्र का भी एरिया आ जाता है। और इसके अलावा आपका महाराष्ट्र है, आंध्र प्रदेश भी है, तेलंगाना कर्नाटक का भी एरिया कुछ न कुछ आता है थोड़ा बहुत। ठीक है। तो आपको ये चीज़ें याद रखनी है। अब देखेंगे भूकंप के प्रभाव। भूकंप जिन क्षेत्रों में आते हैं उनमें सम्मिलित विनाशकारी प्रभाव पाए जाते हैं। इसके कुछ मुख्य प्रभाव देख सकते हैं। भूकंप के प्रभाव जैसे भूतल पर क्या क्या प्रभाव पड़ेगा? भूतल पर क्या क्या प्रभाव पड़ेगा? दरारें बनेंगी, बस्तियां बन जाएं, भूस्खलन, द्रवीकरण, भू दबाव, संभावित श्रृंखला प्रतिक्रिया, ये भूतल पर होता है।
मानव के ढांचों पर क्या पड़ता है? दरारें पड़ जाएंगी, खिसक जाएगा, उलट जाएगा, आकुंचन हो जाएगा, निपात हो जाएगा। उनका संभावित श्रृंखला प्रतिक्रिया, संभावित श्रृंखला प्रतिक्रिया जल पर, मानव के ढांचे पर, भूतल पर, तीनों जगह देखने को मिलेंगे। ये आपको याद रखना है। जल पर क्या होगा? लहरें, लहरों में भी उठापटक होने लगता है। जल की गतिशीलता में तीव्रता आ जाती है ना, ऊंची ऊंची लहरें देखने को मिलेंगी। दबाव, सुनामी, सुनामी भी आ सकती है। ठीक है, ये कुछ क्षेत्र भूकंप के प्रभाव अलग अलग क्षेत्रों में आपको इस तरीके से देखने को मिलते हैं। इसके अलावा भूकंप के कुछ गंभीर और दूरगामी पर्यावरणीय परिणाम हो सकते हैं। तो गंभीर और दूरगामी परिणाम क्या हो सकते हैं? पृथ्वी की परपटी पर धरातलीय भूकंपी तरंगें दरारें डाल देती हैं, जिसमें से पानी और दूसरा ज्वलनशील पदार्थ बाहर निकल आता है और आस पड़ोस को डुबो देता है। ये भी एक चीज होती है। भूकंप के कारण भूस्खलन भी होता है। नदी वाहिकाओं को अवरुद्ध कर जलाशयों में बदल देता है। कई बार नदियां अपना रास्ता बदल देती हैं और जिससे प्रभावित क्षेत्र में बाढ़ और दूसरी आपदाएं भी आ जाती हैं। ठीक है, ये कुछ ऐसे प्रभाव देखने को मिलते हैं भूकंप के। अब है भूकंप न्यूनीकरण। ये क्या होता है? दूसरी आपदाओं की तुलना में भूकंप अधिक विध्वंसकारी है, चूंकि ये परिवहन संचार व्यवस्था भी नष्ट कर देते हैं, इसलिए लोगों तक राहत पहुंचाना कठिन होता है। ठीक है, भूकंप को रोका नहीं जा सकता, अतः इसके लिए विकल्प यह है कि इस आपदा से निपटने की तैयारी रखी जाए और इससे होने वाले नुकसान को कम किया जाए। इसके कुछ तरीके हैं। जैसे क्या तरीका हो सकता है? भूकंप नियंत्रण केंद्रों की स्थापना, पहली चीज, जिससे भूकंप संभावित क्षेत्रों में लोगों को सूचना पहुंचाई जा सके। तो नियंत्रण केंद्र की स्थापना करने से यह फायदा है कि लोगों को संभावित क्षेत्रों में लोगों को सूचना दी जा सके, पहुंचाई जा सके, भाई ऐसा ऐसा होने वाला है। एक तो ये हो गया। ठीक है, जीपीएस, जीपीएस की मदद से प्लेट हलचल का पता लगाया जा सकता है। देश में भूकंप संभावित क्षेत्रों का सुभेद्यता मानचित्र तैयार करना, कहां पर ज्यादा आएगा, कहां पर कम आएगा, कहां पर कितना आएगा, कहां पर कितना नहीं आएगा, कहां पर कितनी स्पीड हो सकती है, कितना विनाश हो सकता है, वो सारी चीजें। संभावित जोखिम की सूचना लोगों तक पहुंचाना, उन्हें उसके प्रभाव को कम करने के बारे में शिक्षित करना, मतलब इसके प्रभाव को कम करने के लिए लोगों में जागरूकता फैलाना, एक ये भी काम है। भूकंप प्रभावित क्षेत्रों में घरों के प्रकार, भवन डिजाइन में सुधार लाना। कैसा डिजाइन होना चाहिए? ऐसे क्षेत्रों में ऊंची इमारत, भाई बड़े औद्योगिक संस्थान, शहरीकरण को बढ़ावा नहीं देना चाहिए। ये काम भी करके हम भूकंप को क्या कर सकते हैं? नियंत्रित कर सकते हैं, उसके प्रभाव को कम कर सकते हैं। अंततः भूकंप प्रभावित क्षेत्रों में भूकंप प्रतिरोधी इमारतें बनाना, सुभेद्य क्षेत्रों में हल्के निर्माण सामग्री का निर्माण करना, यह भी क्या है? आपका भूकंप नियंत्रण का एक उपाय है। बात करेंगे सुनामी की। भूकंप और ज्वालामुखी से महासागरीय धरातल में अचानक हलचल पैदा होती है। क्यों? भूकंप और ज्वालामुखी की वजह से होता है। महासागरीय जल का अचानक विस्थापन होता है, परिणाम स्वरूप ऊर्ध्वाधर ऊंची तरंगें पैदा होती हैं, जिन्हें हम सुनामी कहते हैं। ठीक है, सुनामी, बंदरगाह लहर भी बोलते हैं इसको, सुनामी भी बोलते हैं, बंदरगाह लहर बोलते हैं, भूकंपीय समुद्री लहर भी कहा जाता है इनको। इनके कई सारे नाम हैं, वो नाम आपको पता रहना चाहिए। समांतर शुरू में सिर्फ एक ऊर्ध्वाधर तरंग ही पैदा होती है, परंतु कालांतर में जल तरंगों की एक श्रृंखला बन जाती है, क्योंकि प्रारंभिक तरंग की ऊंची शिखर नीची गर्त के बीच जल अपना स्तर बनाए रखने की कोशिश करता है। तो ध्यान रखना भाई, महासागर में जल तरंग की गति जल की गहराई पर निर्भर करती है। ये पेपर में पूछा गया प्रश्न भी है स्टेटमेंट में। जो महासागर में जल तरंग की गतियां होती हैं वो जल की गहराई पर निर्भर करती है। मतलब क्या है? उथले समुद्र में ज्यादा और गहरे समुद्र में कम होती है। आया हुआ प्रश्न है। परिणाम स्वरूप महासागरों के अंदरूनी भाग इससे कम प्रभावित होते हैं। अंदरूनी भाग जो होंगे वो कम प्रभावित होंगे। तटीय क्षेत्रों में ये तरंगें ज्यादा प्रभावी होती है, व्यापक नुकसान पहुंचाती है। इसलिए समुद्र में जलपोत सुनामी का कोई विशेष प्रभाव नहीं पड़ता है। समुद्र में जलपोत पर सुनामी का कोई विशेष प्रभाव नहीं पड़ता है। ठीक है, समुद्र के आंतरिक गहरे भाग में तो सुनामी महसूस भी नहीं होती है, याद रखने की जरूरत है। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि गहरे समुद्र में सुनामी की लहरों की लंबाई अधिक होती है। गहरे समुद्र में सुनामी की लहरों की लंबाई अधिक होती है और ऊंचाई कम होती है। इसलिए समुद्र के इस भाग में सुनामी जलपोत को 1 या 2 मीटर तक ही ऊपर उठा सकती है, और वो भी कई मिनट में। इसलिए समुद्र के इस भाग में सुनामी जलपोत को 1 या 2 मीटर तक ही ऊपर उठा सकती है, वो भी कई मिनट में। इसके विपरीत जब सुनामी उथले समुद्र में प्रवेश करती है, इसकी तरंग की लंबाई कम होती जाती है। उथले समुद्र का मतलब है भाई, जैसे जैसे सुनामी तटों के करीब में आती है वैसे वैसे इसकी जो तरंग की लंबाई होती है वो कम होती चली जाती है। उथला समुद्र तटीय क्षेत्र के करीब में ही पड़ेगा, समय वही रहता है, तरंग की ऊंचाई बढ़ती जाती है। कई बार तो इसकी ऊंचाई 15 मीटर इससे भी अधिक हो सकती है, जिससे तटीय क्षेत्र में भीषण विध्वंस होता है। इसलिए इन्हें उथले जल की तरंगें भी कहते हैं। जो उथले जल की
उथले जल की तरंगें होती हैं या उथले समुद्र की तरंगें होती हैं ज्यादा विनाशकारी होती हैं आंतरिक समुद्री तरंगों की अपेक्षा। सुनामी आमतौर पर प्रशांत महासागरीय तट पर, जिसमें अलास्का, जापान, फिलीपाइन, दक्षिण पूर्व एशिया के दूसरे द्वीप, इंडोनेशिया, मलेशिया, हिंद महासागर, म्यांमार, श्रीलंका, भारत के तटीय भागों में आती है। तट पर पहुंचने पर सुनामी तरंगें बहुत अधिक मात्रा में ऊर्जा निर्मुक्त करती हैं। याद रखने की जरूरत है, पूछा गया पेपर में। समुद्र का जल तेजी से तटीय क्षेत्रों में घुस जाता है। बंदरगाह, शहर, कस्बा, अनेक प्रकार के ढांचा, इमारत, बस्ती को तबाह भी करता है। चूंकि विश्व भर में तटीय क्षेत्रों में जनसंख्या सघन होती है और ये क्षेत्र बहुत सी मानव गतिविधियों के केंद्र होते हैं, अतः यहाँ दूसरी प्राकृतिक आपदाओं की तुलना में, कहां पर, तटीय क्षेत्र की बात है भाई, याद रखना तटीय क्षेत्र की बात है, मतलब यहां पर लिख दो, तटों पर। दूसरी प्राकृतिक आपदाओं की तुलना में सुनामी जो है अधिक जान माल का नुकसान पहुंचा। सुनामी से हुई बर्बादी का अनुमान आपकी पुस्तक भूगोल में प्रायोगिक कार्य भाग 1, ठीक है, एनसीईआरटी 2006 में दिए हुए बाधा के चित्र से लगाया जा सकता है। दूसरी प्राकृतिक आपदाओं की तुलना में सुनामी के प्रभाव को कम करना कठिन है, क्योंकि इससे होने वाले नुकसान का पैमाना बहुत बड़ा है। किसी अकेले देश या सरकार के लिए सुनामी जैसी आपदा से निपटना संभव नहीं होता। इसके लिए अंतरराष्ट्रीय स्तर के प्रयास जरूरी हैं, जैसा कि 26 दिसंबर 2004 को आई सुनामी के समय किया गया था, जिसके कारण 3 लाख से अधिक लोगों को जान से हाथ धोना पड़ा। इस सुनामी आपदा के बाद भारत ने अंतरराष्ट्रीय सुनामी चेतावनी तंत्र में शामिल होने का फैसला भी किया। उष्णकटिबंधीय चक्रवात। उष्णकटिबंधीय चक्रवात कम दबाव वाले उग्र मौसम तंत्र है। पहली बात तो ये कम दबाव वाले उग्र मौसम तंत्र है। 30 डिग्री उत्तर और 30 डिग्री दक्षिण अक्षांश के बीच में, मतलब 30 उत्तर से 30 दक्षिण अक्षांश के बीच में एक कम दबाव वाला उग्र मौसम तंत्र होता है उष्णकटिबंधीय चक्रवात। ये आमतौर पर 500 से 1000 किलोमीटर क्षेत्र में फैला होता है। आमतौर पर ऐसा होता है। ऊर्ध्वाधर ऊंचाई की बात करें तो 12 से 14 किलोमीटर हो सकती है, ऊर्ध्वाधर ऊंचाई की बात है। उष्णकटिबंधीय चक्रवात या प्रभंजन एक ऊष्मा इंजन की तरह भी होते हैं, जिसे ऊर्जा प्राप्ति समुद्र सतह से प्राप्त जलवाष्प की संघनन प्रक्रिया में छोड़ी गई गुप्त ऊष्मा से होती है। मतलब ऊष्मा का एक ऐसा इंजन होता है ये चक्रवात, जिसको ऊर्जा कहां से मिल रही है, समुद्र सतह से प्राप्त जो जलवाष्प की संघनन प्रक्रिया में छोड़ी गई गुप्त ऊष्मा होती है ना। ऊष्मा का एक ऐसा इंजन, तो ऊष्मा का एक ऐसा इंजन होता है जिसे समुद्र सतह से प्राप्त जलवाष्प की संघनन प्रक्रिया में छोड़ी गई गुप्त ऊष्मा से ऊर्जा प्राप्त होती है। उष्णकटिबंधीय चक्रवात है। समुद्र से उष्णकटिबंधीय चक्रवात की उत्पत्ति के बारे में वैज्ञानिकों में उष्णकटिबंधीय चक्रवात की उत्पत्ति के बारे में वैज्ञानिकों में मतभेद है। इनकी उत्पत्ति के लिए निम्नलिखित प्रारंभिक परिस्थितियों का होना जरूरी है। तो लगातार और पर्याप्त मात्रा में उष्ण और आर्द्र वायु की सतत उपलब्धता, जिससे बहुत बड़ी मात्रा में गुप्त ऊष्मा निर्मुक्त। ठीक है सर, ये क्वेश्चन पूछेगा तो इसके बारे में पूरा डिटेल में लिखना होगा। डिटेल में ही बताना पड़ेगा उष्णकटिबंधीय चक्रवात क्या होते हैं, इनकी उत्पत्ति के लिए जिम्मेदार परिस्थितियों का वर्णन करें। अगर ऐसा प्रश्न आए तो आप ये लिखें, ये सारे कारण आप बता सकते हैं। ठीक है, तो लगातार पर्याप्त मात्रा में उष्ण और आर्द्र वायु की सतत उपलब्धता, जिससे बहुत बड़ी मात्रा में गुप्त ऊष्मा निर्मुक्त। एक तो परिस्थिति ये। दूसरी परिस्थिति, तीव्र कोरियोलिस बल भी जिम्मेदार है, जो केंद्र के निम्न वायु दाब को भरने न दे। तीव्र कोरियोलिस बल जो केंद्र के निम्न वायु दाब को भरने न दे, मतलब क्या है कि भूमध्य रेखा के आसपास 0 डिग्री से 5 डिग्री कोरियोलिस बल कम होता है, 0 से 5 के बीच में दोनों तरफ, और परिणाम स्वरूप यहाँ ये चक्रवात उत्पन्न नहीं होते हैं। ठीक है, तो ये आपको इस तरीके से पीटी के हिसाब में भी आप कथन और कारण के रूप में भी याद रख सकते हैं। अगला है, क्षोभ मंडल में अस्थिरता का भी होना जरूरी है। क्षोभ मंडल में अस्थिरता होगी तो क्या होगा, इससे स्थानीय स्तर पर निम्न वायुदाब क्षेत्र बन जाता है और इन्हीं के चारों ओर चक्रवात भी विकसित हो सकते हैं। एक तीसरी अवस्था है। चौथी अवस्था है मजबूत ऊर्ध्वाधर वायु, मतलब फान की अनुपस्थिति भी जरूरी है। ये क्या है, ये नम और गुप्त ऊष्मा युक्त वायु के ऊर्ध्वाधर बहाव को अवरुद्ध कर देती है। ठीक है, मजबूत ऊर्ध्वाधर वायु जो फान की अनुपस्थिति है, फान क्या करता है, जब अनुपस्थित रहता है, जब ये अगर मान लो उस समय अनुपस्थित है, तो इसका मतलब है जो नम और गुप्त ऊष्मा युक्त वायु के ऊर्ध्वाधर बहाव को अवरुद्ध करता है। उष्णकटिबंधीय चक्रवात की संरचना। उष्णकटिबंधीय चक्रवात में वायु दाब प्रवणता बहुत अधिक होती है।
वायुदाब प्रवणता बहुत अधिक होती है। चक्रवात का केंद्र गर्म वायु और निम्न वायुदाब मेघ रहित क्रोड होता है। जो चक्रवात का केंद्र होता है वो कैसा होता है, वहां पे गर्म वायु होती है, निम्न वायुदाब होता है, मेघ रहित क्रोड होता है। इसे तूफान की आंख बोलते हैं। ठीक है, इसे तूफान की आंख बोलते हैं। जहां पर निम्न वायुदाब होता है, गर्म हवा होती है, मेघ रहित क्रोड होता है, उसको बोलते हैं तूफान की सर मेघ आंख। रहित क्रोड को थोड़ा सा समझा दीजिए। हाँ, मेघ रहित मतलब जहां बादल नहीं होगा। सामान्यतः समदाब रेखाएं एक दूसरे के नजदीक होती हैं, जो उच्च वायुदाब प्रवणता का प्रतीक होती हैं। वायुदाब प्रवणता 14 से 17 मिलीबार प्रति 100 किलोमीटर के आसपास होता है। ठीक है, ये भी याद रखने की जरूरत है। कई बार ये 60 मिलीबार प्रति 100 किलोमीटर तक हो सकता है। केंद्र से पवन पट्टी का विस्तार 10 से 150 किलोमीटर तक होता है। जो केंद्र से पवन पट्टी की बात करें तो ये इसका विस्तार होता है 10 से 150 किलोमीटर तक। भारत में चक्रवातों का क्षेत्रीय और समयानुसार वितरण। भारत की आकृति प्रायद्वीपीय है। इसके पूर्व में बंगाल की खाड़ी, पश्चिम में अरब सागर है, और यहाँ आने वाले चक्रवात इन्हीं दो जलीय क्षेत्रों में पैदा होते हैं, है ना। ध्यान रखना, मानसूनी मौसम के दौरान चक्रवात 10 से 15 डिग्री उत्तर अक्षांश के बीच पैदा होते हैं। बंगाल की खाड़ी में चक्रवात ज्यादातर अक्टूबर नवंबर में बनते हैं। जो बंगाल की खाड़ी में बनने वाले चक्रवात हैं उनका ज्यादातर समय जो होता है, उनका समय अक्टूबर और नवंबर ही होता है। यहाँ ये चक्रवात 16 से 21 डिग्री उत्तर तथा 92 डिग्री पूर्व देशांतर से पश्चिम में पैदा होते हैं, परंतु जुलाई में ये सुंदरबन डेल्टा के करीब 18 डिग्री उत्तर और 90 डिग्री पूर्व देशांतर से पश्चिम में उत्पन्न होते हैं। सर अक्टूबर उष्णकटिबंधीय चक्रवातों के परिणाम। पहले बताया जा चुका है कि उष्णकटिबंधीय चक्रवातों की ऊर्जा का स्रोत उष्ण आर्द्र वायु से प्राप्त होने वाली गुप्त ऊष्मा है। पहले बताया गया, ये बात समझा भी दिए हैं। मतलब समुद्र से दूरी बढ़ने पर चक्रवात का बल कमजोर हो जाता है। जैसे जैसे इसकी दूरी समुद्र से बढ़ती जाती है वैसे वैसे इसकी ताकत भी कम होने लगती है। भारत में चक्रवात जैसे जैसे बंगाल की खाड़ी, अरब सागर से दूर जाता है उसका बल कमजोर होता जाता है। तटीय क्षेत्रों में अक्सर उष्णकटिबंधीय चक्रवात, अक्सर की बात है, 180 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से टकराते हैं और इससे तूफानी क्षेत्र में समुद्र तल भी असाधारण रूप से ऊपर उठा होता है, जिसे बोलते हैं तूफान महोर्मी, स्टॉर्म सर्ज। समुद्र तल में महोर्मी क्या है, तो वायु समुद्र और जमीन की अंतः क्रिया से उत्पन्न होता है। जो समुद्र तल में महोर्मी वायु होती है वो समुद्र और जमीन की अंतः क्रिया से उत्पन्न होती है। पहली बात तो ये याद रखो। तूफान में अत्यधिक वायु दाब प्रवणता और अत्यधिक तेज सतही पवने उफान को उठाने वाले बल होते हैं। इसी से समुद्री जल तटीय क्षेत्रों में घुस जाता है और वायु की गति तेज हो जाती है तथा बारिश होने लगती है, भारी वर्षा होती है। ठीक है, वो महोर्मी है। महोर्मी क्या है, समुद्र और जमीन की अंतः क्रिया का परिणाम है, ऐसा बोल सकते हैं। अत्यधिक वायुदाब प्रवणता, अत्यधिक तेज सतही पवनें क्या करती हैं, उफान को उठाने में सहायक होती हैं। उफान मतलब वही जो अभी बताए, ऐसे ऐसे करके उठती जाएंगे। ठीक है ना, ठीक है। इससे तटीय क्षेत्र में बस्तियां, खेत पानी में डूब जाते हैं। फसलों और कई प्रकार के मानवकृत ढांचों का विनाश भी होता है। बाढ़ की बात करें, आपने बाढ़ के बारे में समाचार पत्रों में पढ़ा होगा, टेलीविजन पर इसके दृश्य देखे होंगे कि किस तरह कुछ क्षेत्र वर्षा ऋतु में बाढ़ग्रस्त हो जाते हैं। नदी का जल उफान के समय जलवाहिकाओं को तोड़ता हुआ मानव बस्ती और आसपास के जमीन पर खड़ा हो जाता है। ठीक है, और बाढ़ की स्थिति पैदा कर देता है। दूसरी प्राकृतिक आपदाओं की तुलना में बाढ़ आने के कारण जाने पहचाने हैं। बाढ़ आमतौर पर अचानक नहीं आती है और कुछ विशेष क्षेत्रों और ऋतुओं में ही आती है, और इसके लिए कुछ विशेष क्षेत्र और ऋतु ही जिम्मेदार होती हैं। जिम्मेदार नहीं मतलब वही उसी समय में आते हैं, वहीं पर आते हैं। बाढ़ तब आती जब नदी जल वाहिकाओं में इनकी क्षमता से अधिक जल बहाव होता है और जल बाढ़ के रूप में मैदान के निचले हिस्सों में भर जाता है। कई बार तो झीलें और आंतरिक जल क्षेत्रों में भी क्षमता से अधिक जल भर जाता है। बाढ़ आने के और भी कई कारण हो सकते हैं, तो ये तो कारण रहे। कारण ये भी है, तटीय क्षेत्रों में तूफानी महोर्मी, लंबे समय तक होने वाली तेज बारिश, ये भी जिम्मेदार है। बर्फ का पिघलना भी जिम्मेदार है। जमीन की अंतः स्पंदन दर में कमी आना, ये भी जिम्मेदार है। अधिक मृदा अपरदन के कारण भी नदी जल में जलोढ़ की मात्रा में वृद्धि होना, ये भी इसके लिए जिम्मेदार है। तो बाढ़ आने के लिए कौन कौन से कारण जिम्मेदार हैं, ये हमको पता रहना चाहिए।
सर ये लाइन समझा दें। हालांकि बाढ़ विश्व में विस्तृत क्षेत्र में आती है। बाढ़ के समय ब्रह्मपुत्र का हालत देख सकते हैं आप, तथा काफी तबाही लाती, परंतु दक्षिण, दक्षिण पूर्व और पूर्व एशिया के देशों, विशेषकर चीन, भारत, बांग्लादेश में इसकी बारंबारता और होने वाले नुकसान अधिक है। आते तो बहुत बड़े एरिया में आता है बाढ़, लेकिन सबसे ज्यादा नुकसान आपको देखने को मिलेगा दक्षिण पूर्व में, पूर्व एशिया के देश, और खास करके कहाँ पे, चीन, भारत और बांग्लादेश में ज्यादा तबाही मचाते हैं। दूसरी प्राकृतिक आपदाओं की तुलना में बाढ़ की उत्पत्ति और इसके क्षेत्रीय फैलाव में मानव एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। मानवीय क्रियाकलाप क्या है? अंधाधुंध वन का कटाव, अवैज्ञानिक कृषि पद्धति, प्राकृतिक अपवाह तंत्रों का अवरुद्ध होना, नदी तल, बाढ़कृत मैदानों पर मानव बसाव की वजह से बाढ़ की तीव्रता, परिणाम और विध्वंसता बढ़ जाती है। भारत के विभिन्न राज्यों में बार बार आने वाली बाढ़ के कारण जानमाल का भारी नुकसान होता है। राष्ट्रीय बाढ़ आयोग ने देश में 4 करोड़ हेक्टेयर भूमि को बाढ़ प्रभावित क्षेत्र घोषित किया है। मानचित्र 7.6 भारत के बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों को दर्शाता है। असम, पश्चिम बंगाल, बिहार राज्य सबसे अधिक बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों में से हैं। इसके अलावा उत्तर भारत की ज्यादातर नदियां, विशेषकर पंजाब और उत्तर प्रदेश में बाढ़ लाती ही रहती हैं। राजस्थान, गुजरात, हरियाणा, पंजाब आकस्मिक बाढ़ से पिछले कुछ दशकों में जलमग्न होते रहे हैं। इसका कारण मानसून वर्षा की तीव्रता और मानव कार्यकलापों द्वारा प्राकृतिक अपवाह तंत्र का अवरुद्ध होना है। तो एक चीज ये भी याद रखना कि राजस्थान, गुजरात, हरियाणा, पंजाब में जो आकस्मिक बाढ़ पिछले कुछ सालों से देखी जा रही है, उसका कारण क्या है? मानसून वर्षा की तीव्रता का होना, साथ ही साथ मानव कार्यकलापों के द्वारा प्राकृतिक अपवाह तंत्र का अवरुद्ध होना है। कई बार तमिलनाडु में बाढ़ नवंबर से जनवरी माह के बीच वापस लौटती मानसून द्वारा आती है। कई बार होता है, ठीक है, कई बार होता है, लेकिन हमेशा नहीं होता है। बाढ़ के परिणाम और उसका नियंत्रण। असम, पश्चिम बंगाल, बिहार, पूर्वी उत्तर प्रदेश मैदानी क्षेत्र और उड़ीसा, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, गुजरात के तटीय क्षेत्र तथा पंजाब, राजस्थान, उत्तर गुजरात और हरियाणा में बार बार बाढ़ आने और कृषि भूमि तथा मानव बस्तियों के डूबने से देश की आर्थिक व्यवस्था, समाज पर गहरा प्रभाव पड़ता है। बाढ़ न सिर्फ फसलों को बर्बाद करती, बल्कि आधारभूत ढांचा क्या क्या बर्बाद करती है? सड़क भी बर्बाद कर देती है, रेल पटरी, पुल, मानव बस्ती को भी नुकसान पहुंचाती है। बाढ़ग्रस्त क्षेत्रों में कई तरह की बीमारियां भी फैलती हैं। जैसे बीमारियां कौन सी हो सकती हैं? तो हैजा, आंत्रशोथ, हेपेटाइटिस, दूसरी दूषित जल जनित बीमारियां भी फैल जाती हैं। तो जो नुकसान होता है ढांचे के टूटने उठने से, वो तो ठीक है, उसके साथ साथ ये बीमारियां भी आती हैं बाढ़ की वजह से। दूसरी बार बाढ़ से कुछ लाभ भी हैं, नुकसान ही नहीं है, फायदा भी है। फायदा क्या है? हर साल बाढ़ खेतों में उपजाऊ मिट्टी लाकर जमा करती है, जो फसलों के लिए बहुत लाभदायक होती है। ब्रह्मपुत्र नदी में स्थित मजौली, जो सबसे बड़ा नदीय द्वीप है, हर वर्ष बाढ़ग्रस्त होता है, परंतु यहाँ चावल की फसल भी बहुत अच्छी होती है। लेकिन ये लाभ भीषण नुकसान के सामने गौड़ मात्र है। भारत सरकार और राज्य सरकारें हर वर्ष बाढ़ से पैदा होने वाली गंभीर स्थिति से अवगत हैं। ये सरकारें बाढ़ की स्थिति से कैसे निपटती, दिशा में कुछ महत्वपूर्ण कदम इस प्रकार से होने चाहिए। कौन से कदम उठाने चाहिए? बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों में तटबंध बनाना चाहिए, नदियों पर बांध बनाना चाहिए, वनीकरण और आमतौर पर बाढ़ लाने वाली नदियों के ऊपरी जलग्रहण क्षेत्र में निर्माण कार्य पर प्रतिबंध लगाना चाहिए। ठीक है ना? नदी वाहिकाओं पर बसे लोगों को कहीं और बसाना, बाढ़ के मैदानों में जनसंख्या के जमाव पर नियंत्रण रखना, इस दिशा में कुछ और कदम हो सकते हैं। आकस्मिक बाढ़ प्रभावित देश के पश्चिमी और उत्तरी भागों में ये ज्यादा उपयुक्त कदम होंगे। तटीय क्षेत्रों में चक्रवात सूचना केंद्र तूफान के उफान से होने वाले प्रभाव को कम कर सकते हैं। चक्रवात सूचना केंद्र, है ना, एक ऐसी स्थिति जब लंबे समय तक कम वर्षा, अत्यधिक वाष्पीकरण, जलाशयों, भूमिगत जल के अत्यधिक प्रयोग से भूतल पर जल की कमी हो जाए, वो है सूखा। ठीक है, सूखा एक जटिल परिघटना है जिसमें कई प्रकार के मौसम विज्ञान संबंधी अन्य तत्व जैसे वृष्टि, वाष्पीकरण, वाष्पोत्सर्जन, भौम जल, मृदा में नमी, जल भंडारण, भरण, कृषि पद्धतियां, विशेषता उगाई जाने वाली फसलें, सामाजिक आर्थिक गतिविधियां तथा पारिस्थितिकी शामिल है इसमें सूखा के लिए। सूखे के प्रकार देखते हैं। मौसम विज्ञान संबंधी सूखा क्या होता है? एक ऐसी स्थिति जिसमें लंबे समय तक अपर्याप्त वर्षा होती है और इसका सामयिक तथा स्थानिक वितरण भी कैसा होता है? असंतुलित होता है। ठीक है ना, सामयिक और स्थानिक वितरण असंतुलित होता है। कृषि सूखा क्या है भाई? ये मौसम विज्ञान संबंधी सूखा है, याद रखना। कृषि सूखा क्या है? इसे भूमि आर्द्रता सूखा भी कहते हैं। मिट्टी में आर्द्रता की कमी के कारण फसलें मुरझा जाती हैं। जिन क्षेत्रों में 30% से अधिक कुल बोए गए क्षेत्र में सिंचाई होती है, उन्हें भी सूखा प्रभावित क्षेत्र नहीं माना जाता है। जल विज्ञान संबंधी सूखा क्या है? यह तब पैदा होती है जब विभिन्न जल संग्रहण, जलाशय, जलभूत, झील इत्यादि का स्तर वृष्टि द्वारा की जाने वाली जलापूर्ति के बाद भी नीचे गिर जाए, वो होता है जल विज्ञान संबंधी सूखा। पारिस्थितिक सूखा क्या है फिर? जब प्राकृतिक पारिस्थितिक तंत्र में जल की कमी से उत्पादकता में कमी हो जाती है।
उस समय होता है पारिस्थितिक सूखा। परिणाम इसका क्या होता है? परिणाम स्वरूप पारिस्थितिक तंत्र में तनाव आ जाता है और ये क्षतिग्रस्त हो जाता है, तो पारिस्थितिक सूखा कहलाता है ना? ठीक है। भारत में सूखाग्रस्त क्षेत्र। भारतीय कृषि काफी हद तक मानसून वर्षा पर निर्भर करती रही है। भारतीय जलवायु तंत्र में सूखा और बाढ़ महत्वपूर्ण तत्व भी हैं। कुछ अनुमानों के अनुसार भारत में कुल भौगोलिक क्षेत्र का 19% भाग और जनसंख्या का 12% हिस्सा हर साल सूखे से प्रभावित होता है। ठीक है ना? जनसंख्या का 12% और भौगोलिक क्षेत्र का 19%। देश का लगभग 30% क्षेत्र सूखे से प्रभावित हो सकता है, जिससे 5 करोड़ लोग इससे प्रभावित होते हैं। ये प्राय देखा गया है, जब देश के कुछ भागों में बाढ़ कहर ढा रही होती है, उसी समय दूसरे भाग सूखे से जूझ रहे होते हैं। ये मानसून में परिवर्तनशीलता और इसके व्यवहार में अनिश्चितता का परिणाम है। ये जो कहीं पर बाढ़ आती है तो कहीं पर सूखा आता है, वो क्या होता है? ये मानसून में परिवर्तनशीलता और इसके व्यवहार में अनिश्चितता। ठीक है ना? सूखे का प्रभाव भारत में बहुत व्यापक है, परंतु कुछ क्षेत्र जहां ये बार बार पड़ते हैं और जहां उनका असर अधिक है, सूखे की तीव्रता के आधार पर निम्नलिखित क्षेत्रों में बांटा गया है। उनके क्षेत्र क्या है? सूखे की तीव्रता के आधार पर उनको बांटा जाता है। तो एक तो है अत्यधिक सूखा प्रभावित क्षेत्र। अत्यधिक सूखा प्रभावित क्षेत्र मानचित्र 7.8 में दिखाया गया है कि राजस्थान में ज्यादातर भाग, विशेषकर अरावली के पश्चिम में स्थित मरुस्थलीय और गुजरात का कच्छ क्षेत्र अत्यधिक सूखा प्रभावित क्षेत्र है। इसमें राजस्थान का जैसलमेर, बाड़मेर जिला भी शामिल है, जहां 90 मिलीमीटर से कम औसत वार्षिक वर्षा होती है। जैसलमेर और बाड़मेर में 90 मिलीमीटर से कम औसत वर्षा होती है। ये भी अत्यधिक सूखा प्रभावित क्षेत्र में शामिल है। अत्यधिक वाले में जोन 1 है, इसको हम जोन 1 कर देंगे। जोन 1 में कौन सा एरिया आ रहा है? तो राजस्थान का जो अरावली के पश्चिम वाला एरिया है ना, मरुस्थली क्षेत्र, और गुजरात का थोड़ा सा एरिया जो कच्छ वाला क्षेत्र है, वो ये दोनों जोन 1 में आते हैं। अधिक सूखा प्रभावित क्षेत्र में इसमें राजस्थान का पूर्वी भाग, मध्य प्रदेश का ज्यादातर भाग, महाराष्ट्र का पूर्वी भाग, आंध्र प्रदेश का अंदरूनी भाग, कर्नाटक का पठार, तमिलनाडु का उत्तरी भाग, झारखंड का दक्षिणी भाग, उड़ीसा का आंतरिक भाग इसमें शामिल है। ये आपका जोन 2 है। ठीक है, इसमें आप देख सकते हैं आराम से। फिर एक है मध्यम सूखा प्रभावित क्षेत्र। इसमें राजस्थान का उत्तरी भाग आता है, हरियाणा है, उत्तर प्रदेश का दक्षिणी जिला, उत्तर प्रदेश के दक्षिणी जिले हैं, गुजरात के बचे हुए जिले कोंकण को छोड़कर महाराष्ट्र भी इसी में आता है, झारखंड, तमिलनाडु में कोयम्बटूर, पठार, आंतरिक कर्नाटक भी इसमें शामिल है। किसमें? मध्यम सूखा प्रभावित क्षेत्र में। भारत के बचे हुए भाग बहुत कम या न के बराबर सूखे से प्रभावित हैं। सूखे के परिणाम क्या निकलते हैं? ये हो गया जोन 3। ठीक है भाई, सूखे के क्या परिणाम होते हैं? पर्यावरण और समाज पर सूखे का सोपानी प्रभाव पड़ता है। फसलें बर्बाद होने से अन्न की कमी हो जाती है। सोपानी प्रभाव याद रखना, पर्यावरण और समाज दोनों पर पड़ता है सूखे का सोपानी प्रभाव। क्या होता? फसल बर्बाद हो गई तो भैया अन्न की कमी हुई, अन्न की कमी हुई तो अकाल आ गया, चारा कम हुआ तो क्या हो जाएगा? तृण अकाल होगा। चारा कम होने की स्थिति में क्या होता है? तृण अकाल। जलापूर्ति की कमी हो जाए तो जल अकाल। तीनों परिस्थितियां मिल जाए तो त्रि अकाल, है ना, जो सबसे अधिक विध्वंसक है। सूखा प्रभावित क्षेत्रों में बृहद पैमाने पर मवेशियों, अन्य पशुओं की मौत, मानव प्रवास, पशु पलायन एक सामान्य परिवेश है। पानी की कमी के कारण लोग दूषित जल पीने को बाध्य होते हैं। इसके परिणाम स्वरूप पेयजल संबंधी बीमारियां, जैसे पेयजल संबंधी बीमारियां कौन सी होती हैं? आंत्रशोथ, हैजा, हेपेटाइटिस। मतलब जो बाढ़ की वजह से होने वाली बीमारियां थी, वो अब सूखे से होने वाली बीमारियां हैं, है ना। सामाजिक और प्राकृतिक पर्यावरण पर सूखे का प्रभाव तात्कालिक और दीर्घकालिक होता है। इसलिए सूखे से निपटने के लिए तैयार की जा रही योजनाओं को उन्हें ध्यान में रखकर बनाना चाहिए। सूखे की स्थिति में तात्कालिक सहायता में क्या करना चाहिए? सुरक्षित पेयजल वितरण, दवाइयां, पशुओं के लिए चारा, जल की उपलब्धता, लोगों और पशुओं को सुरक्षित स्थान पर पहुंचाना, ये सब तात्कालिक व्यवस्था है। सूखे से निपटने के लिए दीर्घकालिक क्या है भाई योजना? भूमिगत जल के भंडारण का पता लगाना, जल अधिक क्षेत्रों से अल्प जल क्षेत्रों में पानी पहुंचाना, नदियों को जोड़ना, बांध जलाशयों का निर्माण, ये सब दीर्घकालिक उपाय हैं। नदियां जोड़ने के लिए द्रोणियों की पहचान, भूमिगत जल भंडारण की संभावना का पता लगाने के लिए सुदूर संवेदन और उपग्रहों से प्राप्त चित्रों का प्रयोग करना चाहिए। सूखा प्रतिरोधी फसलों के बारे में प्रचार प्रसार सूखे से लड़ने के लिए एक दीर्घकालिक उपाय है। सूखा प्रतिरोधी फसलों के बारे में प्रचार प्रसार भी सूखे से लड़ने के लिए एक दीर्घकालिक उपाय है। वर्षा जल संवहन सूखे का प्रभाव कम करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकता है। ये क्या होता है? संलवन क्या है? रेन वाटर हार्वेस्टिंग।
क्या करना होता है इसमें? अपने पास पड़ोस में छत से वर्षा जल संलग्न करने के तरीके समझें, इन्हें ज़्यादा कारगर बनाने के उपाय सुझाएं। क्या आपने श्रीनगर को जाने वाली सड़क और कोंकण रेल पटरी पर चट्टाने गिरने से रास्ता रुकने के बारे में पढ़ा है? ये भूस्खलन की वजह से होता है, जिसमें चट्टान समूह खिसक कर ढाल से नीचे गिरता है। सामान्यतः भूस्खलन, भूकंप, ज्वालामुखी फटने, सुनामी, चक्रवात की तुलना में कोई बड़ी घटना नहीं होती, परंतु इसका प्राकृतिक पर्यावरण राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था पर गहरा प्रभाव पड़ता है। पर्यावरण राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था पर गहरा प्रभाव पड़ने के बावजूद भी ये चक्रवात, सुनामी, ज्वालामुखी फटना, भूकंप, इन सब की अपेक्षा देखा जाए तो बहुत बड़ी घटना नहीं होती है। अन्य आपदाओं के विपरीत जो आकस्मिक अनुमेय बृहद स्तर पर दीर्घ प्रादेशिक कारकों से नियंत्रित हैं, भूस्खलन मुख्य रूप से स्थानीय कारणों से उत्पन्न होते हैं। स्थानीय कारण से भूस्खलन मुख्य रूप से उत्पन्न हो रहे हैं, इसलिए भूस्खलन के बारे में आंकड़े एकत्र करना और इसकी संभावना का अनुमान लगाना न सिर्फ मुश्किल अपितु काफी महंगा भी पड़ता है। भूस्खलन को परिभाषित करना, इसके व्यवहार को शब्दों में बांधना मुश्किल कार्य है, परंतु फिर भी पिछले अनुभवों, इसकी बारंबारता, इसके घटने को प्रभावित करने वाले कारक जैसे भूविज्ञान, भूआकृति कारक, ढाल, भूमि उपयोग, वनस्पति आवरण, मानव क्रियाकलाप के आधार पर भारत को विभिन्न भूस्खलन क्षेत्रों में बांटा गया है। किनके किनके आधार पर बांटा गया तो ये आपको पता रहना चाहिए। ठीक है, एक तो है अत्यधिक सुभेद्यता क्षेत्र। ये क्या भाई? ज्यादा अस्थिर हिमालय की युवा पर्वत श्रृंखलाएं, अंडमान निकोबार, पश्चिमी घाट, नीलगिरी में अधिक वर्षा वाले क्षेत्र, उत्तर पूर्व क्षेत्र, भूकंप प्रभावित क्षेत्र, अत्यधिक मानव क्रियाकलापों वाले क्षेत्र जिसमें सड़क, बांध निर्माण ये सब आते हैं, ये सब अत्यधिक भूस्खलन सुभेद्यता वाले क्षेत्रों में ही रखे जाते हैं। ठीक है, ये बात हमें याद रखनी है। ओके, तो ध्यान रखना। अधिक सुभेद्यता वाले क्षेत्र कौन होते हैं? फिर अधिक भूस्खलन सुभेद्यता क्षेत्रों में भी अत्यधिक सुभेद्यता क्षेत्रों से मिलती जुलती परिस्थितियां होती हैं। दोनों में अंतर है। अंतर क्या है? भूस्खलन को नियंत्रण करने वाले कारकों के संयोजन, गहनता और बारंबारता का। जो अत्यधिक सुभेद्यता वाले क्षेत्र हैं और अधिक सुभेद्यता वाले क्षेत्र हैं, दोनों की क्रियाकलाप में ज्यादा कुछ नहीं, लगभग एक ही जैसे हैं, लेकिन थोड़ा सा अंतर है। जो अंतर है, जिस मामले में अंतर है, वो उनकी बारंबारता में अंतर है, उनकी गहनता में अंतर है, ठीक है ना, और उनके जो भूस्खलन को नियंत्रण करने वाले कारकों के संयोजन है, उनमें अंतर है। इसमें कौन कौन आते हैं? हिमालय क्षेत्र के सारे राज्य इसमें आते हैं। हिमालय क्षेत्र के सारे राज्य, उत्तर पूर्वी भाग जो असम को छोड़कर, ये आपको याद रखना चाहिए, असम को छोड़कर इस क्षेत्र में शामिल है। मध्यम और कम सुभेद्यता वाले क्षेत्र, पार हिमालय के कम वृष्टि वाले क्षेत्र, लद्दाख, हिमाचल प्रदेश में स्पीति, अरावली पहाड़ियों में कम वर्षा वाला क्षेत्र, पश्चिमी और पूर्वी घाट, दक्कन पठार का वृष्टि छाया क्षेत्र, ये सब ऐसे इलाके हैं जहां पर कभी कभी भूस्खलन होता है। इसके अलावा झारखंड, उड़ीसा, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, तमिलनाडु, गोवा और केरल में खदानों तथा भूमि धंसने से भी भूस्खलन होता रहता है। तो भूमि धंसने से, खदानों और भूमि धंसने से कहां कहां भूस्खलन हो रहा है वो आपको पता होना चाहिए। मध्यम और कम सुभेद्यता वाले क्षेत्र कौन कौन से, वो भी पता होना चाहिए। अन्य क्षेत्रों की बात करें तो भारत के अन्य क्षेत्र, विशेषकर राजस्थान, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, बिहार, पश्चिम बंगाल, दार्जिलिंग जिला को छोड़ दिया जाए, असम का कार्बी आंगलोंग को छोड़ दिया जाए, दक्षिण प्रांतों के तटीय क्षेत्र भूस्खलन युक्त हैं। पूरी तरह से नहीं, थोड़ा बहुत। भूस्खलन के परिणाम क्या होते हैं? इसका प्रभाव अपेक्षाकृत छोटे क्षेत्रों में पाया जाता है, स्थानीय होता है, याद रखना। परंतु सड़क मार्ग में अवरोध, रेल पटरियों का टूटना, जलवाहिकाओं में चट्टान गिरने से पैदा हुई रुकावटों के गंभीर परिणाम हो सकते हैं। भूस्खलन की वजह से हुए नदी रास्तों में बदलाव बाढ़ ला सकते हैं और जान माल का नुकसान हो सकता है। इससे इन क्षेत्रों में आवागमन मुश्किल हो जाता है और विकास कार्यों की रफ्तार धीमी पड़ जाती है। निवारण क्या है? भूस्खलन से निपटने के उपाय अलग अलग क्षेत्रों के लिए अलग अलग होने चाहिए। संभावित क्षेत्रों में सड़क, बड़े बांध बनाने जैसे निर्माण कार्य, विकास कार्य पर प्रतिबंध होना चाहिए। जहां पे क्या हो रहा है, अधिक भूस्खलन हो रहा है, वहां पर ये उपाय है। इन क्षेत्रों में कृषि नदी घाटी कम ढाल वाले क्षेत्रों तक सीमित होनी चाहिए। जो कृषि है उसको नदी घाटी या कम ढाल वाले क्षेत्रों तक सीमित कर देनी चाहिए। बड़ी विकास परियोजनाओं पर नियंत्रण भी होना चाहिए। सकारात्मक कार्य जैसे वृहद स्तर पर वनीकरण को बढ़ावा देना चाहिए। जल बहाव को कम करने के लिए बांध का निर्माण भूस्खलन के उपायों के पूरक होते हैं। ये पूरक हैं, उपायों के पूरक हैं। स्थानांतरित कृषि वाले उत्तर पूर्वी क्षेत्रों में सीढ़ीनुमा खेत बनाकर कृषि की जानी चाहिए। ये भी बात करेंगे आपदा प्रबंधन की। भूकंप, सुनामी, ज्वालामुखी की तुलना में चक्रवात के आने के समय स्थान की भविष्यवाणी संभव है। इसके अलावा आधुनिक तकनीक का इस्तेमाल करके चक्रवात की गहनता, दिशा, परिणाम आदि को मॉनिटर करके इससे होने वाले नुकसान को कम किया जा सकता है। इससे होने वाले नुकसान को कम करने के लिए चक्रवात शेल्टर, चक्रवात से जो नुकसान हो रहा है उसको कम करने के लिए चक्रवात शेल्टर बनाना चाहिए। तटबंध, डाइक, जलाशय निर्माण, वायु वेग को कम करने के लिए वनीकरण जैसे कदम उठाए जा सकते हैं। फिर भी भारत, बांग्लादेश, म्यांमार इत्यादि देशों के तटीय क्षेत्रों में रहने वाली जनसंख्या की सुभेद्यता अधिक है, इसीलिए यहाँ जान माल का नुकसान बढ़ रहा है। आपदा प्रबंधन अधिनियम 2005
इस अधिनियम के में आपदा को किसी क्षेत्र में घटित एक महाविपत्ति, आपदा को आपदा को आपदा प्रबंधन अधिनियम आपदा को किसी क्षेत्र में घटित एक महाविपत्ति, दुर्घटना, संकट या गंभीर घटना के रूप में परिभाषित किया गया है जो प्राकृतिक या मानवकृत कारणों, दुर्घटना, लापरवाही का परिणाम हो जिससे बड़े स्तर पर जान की क्षति, मानव पीड़ा, पर्यावरण की हानि, विनाश हो, जिसकी प्रकृति या परिणाम प्रभावित क्षेत्र में रहने वाले मानव समुदाय की सहन क्षमता से परे हो। निष्कर्ष देख लेंगे। ऊपर लिखित विवरण से निष्कर्ष निकलता है कि आपदाएं प्राकृतिक, मानवकृत दोनों प्रकार की हो सकती है, परंतु हर संकट आपदा भी नहीं होती है। ये बात जरूरी याद रखो भाई। आपदाओं और विशेषकर प्राकृतिक आपदाओं पर नियंत्रण मुश्किल है। इसका बेहतर उपाय इनके निवारण की तैयारियां करना है। आपदा निवारण प्रबंधन की 3 अवस्था होती है। एक तो भैया आपदा से पहले की अवस्था, फिर आपदा के समय की अवस्था, फिर आपदा के बाद वाली स्थिति अवस्था। आपदा से पहले क्या करना चाहिए? आपदा के बारे में आंकड़े, सूचना एकत्र करना, आपदा संभावित क्षेत्रों का मानचित्र तैयार कर लेना, लोगों को इसके बारे में जानकारी देना। इसके अलावा संभावित क्षेत्रों में आपदा योजना बनाना, तैयारियां रखना, बचाव का उपाय करना, ये आपदा से पहले का काम है। आपदा के समय आप क्या कर सकते हैं? युद्ध स्तर पर बचाव, राहत कार्य जैसे आपदाग्रस्त क्षेत्रों से लोगों को निकालना, आश्रय स्थल निर्माण, राहत कैंप, जल, भोजन, दवाई आपूर्ति। आपदा के बाद क्या करना चाहिए? प्रभावित लोगों का बचाव, पुनर्वास करना चाहिए। भविष्य में आपदाओं से निपटने के लिए क्षमता निर्माण पर ध्यान केंद्रित करना चाहिए। भारत जैसे देश में जहां 2/3 क्षेत्र जनसंख्या आपदा सुभेद्य है, इन उपायों का विशेष महत्व है। आपदा प्रबंधन अधिनियम 2005 और राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन संस्थान की स्थापना इस दिशा में भारत सरकार द्वारा उठाए गए सकारात्मक कदम का उदाहरण है। ठीक है, अब ये देखो, इसमें से भारत के किस राज्य में बाढ़ अधिक आती है? दूसरा है उत्तरांचल के किस जिले में मालपा भूस्खलन आपदा घटित हुई थी? अच्छा, सर्दी के महीनों में कहां बाढ़ आती भाई? तमिलनाडु, ठंड के मौसम में लौटते मानसून से। हाँ, इनमें से किस नदी में मजौली नदी द्वीप है? तो ब्रह्मपुत्र में है। बर्फानी तूफान किस तरह की प्राकृतिक आपदा है? तो बर्फानी तूफान कैसा है भाई? भौमिकी कि वायुमंडलीय?